नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों का बढ़ाया मनोबल। खेलों का नाम ले तो हरियाणा और हरियाणा का नाम ले तो खेल, यही पहचान है हरियाणा की। जलभराव की आपदा में मिलकर सेवा करने की जरूरत। जलभराव से प्रभावित गांवों के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी। एक एक गांव की स्थिति और नुकसान के बारे में मिली जानकारी। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 करोड़ की राहत सामग्री रवाना। पानीपत से कृष्णलाल पवार ने दिखाई हरी झंडी और पानीपत में पंजाब भेजे गए राहत सामग्री से भरे 6 ट्रक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और कहा कि खेल के नाम से हरियाणा का नाम आते ही खेल और खेलों के नाम आते ही हरियाणा आ जाता है, तो यही हरियाणा की पहचान है। जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खेलों को अगर धरती है तो वह हरियाणा है और खेल कहे जाने पर ही हरियाणा का नाम सबसे पहले आ जाता है। दुनिया भर में हरियाणा के खिलाड़ी ही देश का नाम रोशन करते हैं, सबसे ज्यादा पदक खेलों में जीतते हैं। हरियाणा खेलों के नाम से ही जाना जाता है। भारत का नाम अभी खेलों में ज्यादा ऊपर नहीं है, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि खिलाड़ियों को और सुविधा मिल सके। लेकिन जब भी भारत में तालिका खेलों में देखी जाती है तो हरियाणा सबसे ऊपर होता है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के खेल पॉलिसी को सबसे अच्छा बताया और कहा कि जिस समय यह कम थे उन्होंने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन राशि को करोड़ों रुपए किया था। तो वहीं मेडल जीतने वाले ही नहीं बल्कि हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी सरकार की तरफ से लाखों रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जलभराव की आपदा में पक्ष विपक्ष और आमजन को मिलकर धैर्य के साथ सेवा करने की जरूरत है ताकि सभी इस आपदा से निजात पा सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शाहबाद में जलभराव से प्रभावित गांवों के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की और एक एक गांव की स्थिति और नुकसान के बारे में जानकारी ली। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने मार्कंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही जलभराव प्रभावित क्षेत्र से शिफ्ट किए हुए नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार नागरिकों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों में धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। पहाड़ों से आए ज्यादा पानी से प्रदेश के करीब 3000 गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में फसल और अन्य नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है, जहां पर अब तक 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ फसल के खराबे का आवेदन किया है। सारे लोग लगे हुए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को खाने की, पीने की या पशुओं को चारे की कोई दिक्कत समस्या ना आए, क्योंकि पंजाब के अंदर भी पानी का जलभराव का बड़ा भयंकर वो स्थिति पैदा हुई है। हमारा जो लो लाइन एरिया है उस लो लाइन एरिया के अंदर भी पानी भरा हुआ है। हम अधिकारी हमारे लगे हुए हैं, हमारी सरकार पूर्ण तत्परता से काम कर रही है। मैं भी आज इधर कुरुक्षेत्र के गांव के अंदर आने का, मैं देखने का स्वयं कि कहाँ क्या स्थिति बनी है, मैं यहाँ पर आया हूँ। शाहबाद के बाद अभी कुछ गांव का भी जाना होगा। गांव के साथ साथ इधर कुरुक्षेत्र और फिर लाडवा क्षेत्र के अंदर भी मेरा जाना होगा, ताकि किसानों को, आम लोगों को मिल कर के उनकी बात को सुन कर के अगर कोई समस्या है उसका समाधान किया जाए। क्योंकि पानी धीरे धीरे जो ही उतरेगा तो सारी स्थितियाँ नॉर्मल आएंगी। तो मैं सभी से अपील भी ये करना चाहूँगा, क्योंकि इस आपदा के अंदर हम मिलकर के इसका सामना करें। सरकार पूर्ण रूप से लोगों के साथ खड़ी है, सारी व्यवस्थाएं वो की गई हैं, परंतु क्योंकि अभी बरसात थोड़ी पिछले 2 दिन से कम है और पानी का लेवल भी कम हो रहा है, उससे धीरे धीरे सुधार स्थिति के अंदर हो रहा है। हमने पोर्टल भी खोला है, क्योंकि जो फसल ज़्यादा पानी के कारण वो खराबे की तरफ गई है। हमने पोर्टल भी खोला है, लगभग 2500 के करीब गांव में पोर्टल खुला है। हरियाणा के विकास, पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्णलाल पवार ने जिला सचिवालय पानीपत से पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री से भरे 6 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पानीपत जिले की ओर से लगभग 1 करोड़ रुपए की राहत सामग्री भेजी गई है। मंत्री पवार ने बताया कि हरियाणा सरकार
बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य के किसानों को 15,465 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है और अब सरकार ने 12 से 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी उपायुक्तों को गिरदावरी और फसल आंकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि भेजी गई राहत सामग्री में कुल मिलाकर 5,000 राहत किट, जिनमें 19 वस्तुएं हैं, पंजाब भेजी गई हैं। उन ट्रकों के साथ जिला परिषद की सीईओ डॉक्टर किरण सिंह और भाजपा पदाधिकारी नरेश बेनीवाल, अमरजीत कोहली और जगबीर आर्य भी रवाना हुए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश नहीं हुए। ये मामला साधुओं की नपुंसक बनाने से जुड़ा हुआ है। राम रहीम के वकील ने अदालत में उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी दायर की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अब उन्हें केस में पेशी से छूट मिल गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। राम रहीम वकील ने दलील दी कि राम रहीम को 4 अगस्त से 40 दिन की पैरोल मिली हुई है और उनकी आवाजाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमित की गई है, इसलिए वे अदालत में हाजिर नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी दावा किया कि राम रहीम की अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं है और उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि कार्रवाई उनकी गैर हाजिरी में ही दर्ज की जाए। सुनवाई के दौरान एक अभियोजन गवाह का बयान दर्ज किया गया। बचाव पक्ष ने अदालत से आग्रह किया कि अगली तारीख ज्यादा लंबी न डाली जाए, क्योंकि यह अदालत का सबसे पुराना मामला है। अदालत ने आदेश दिया कि अगली तारीख पर एक और गवाह यानी पीड़ित को तलब किया जाए। जहां केंद्र सरकार द्वारा जनता को जीएसटी में राहत प्रदान की गई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिशों में लगा हुआ है। रोहतक स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता में बोलते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीएसटी में बदलाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर जमकर कटाक्ष किए हैं। उन्होंने कहा कि वोट के मुद्दे को दबाने के लिए और बिहार चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 9 साल जो भारी भरकम जीएसटी राज्यों से वसूला गया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस जीएसटी टैक्स की वजह से प्रदेशों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा। इसलिए पिछले 8 से 9 साल का जीएसटी टैक्स प्रदेशों को वापस किया जाना चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो सके। हरियाणा के भिवानी की टीचर मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई की टीम ने अब जांच शुरू कर दी है। दरअसल सीबीआई की टीम कई दिनों से लगातार इस केस की स्टडी कर रही है और इसके बाद सीबीआई की टीम ने धरातल पर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरों की माने तो सीबीआई की टीम सिंघानी के किड स्कूल में पहुंची, जहां पर स्टाफ से पूछताछ की गई और इसके बाद टीम सिंघानी में नहर के पास पहुंची, जहां पर 13 अगस्त को मनीषा का शव मिला था और इसके बाद टीम ढानी लक्ष्मण मनीषा के घर पहुंची और वहां पर मनीषा के परिजनों से जानकारी ली। सीबीआई अधिकारियों ने करीब 20 मिनट तक स्थल का निरीक्षण करने के बाद मनीषा के घर जाकर पिता संजय, दादा और अन्य परिजनों से लगभग 40 मिनट तक पूछताछ की। करीब 1 घंटे तक मनीषा के पिता ने अधिकारियों को मनीषा के लापता होने से लेकर अंतिम संस्कार तक की पूरी कहानी बताई। पूछताछ के बाद मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सीबीआई अधिकारियों ने मनीषा की दिनचर्या और मौत से जुड़े कई सवाल पूछे। अधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि न्याय जरूर मिलेगा। पूछताछ के लिए अकेले बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं। हरियाणा सरकार ने अफसरशाही में बड़ा बदलाव किया है। राज्य के 19 आईएएस, एक एचसीएस और एक आईआरएस अधिकारी के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। 3 जिलों में नए उपायुक्त की नियुक्ति की गई है। एचसीएस ने आईएएस बने डॉक्टर मुनीश नागपाल को चरखी दादरी, सतपाल शर्मा को पंचकुला और डॉक्टर विवेक भारती को फतेहाबाद का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। शर्मा को मनसा देवी श्राइन बोर्ड का मुख्य प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर नई नियुक्तियां की हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार सुल्तानपुर निवासी विनोद ने मॉडल टाउन थाने के लॉकअप में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरा आरोपी शन्नी यादव पास में सोता रहा और इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक विनोद ने लॉकअप में दिए गए कंबल को उधेड़कर लोहे के जाल में फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। जौनपुर निवासी राकेश हत्याकांड में विनोद और शन्नी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने दोनों को पुलिस रिमांड पर भेजा था और दोनों आरोपी मॉडल टाउन थाने के लॉकअप में रह रहे थे और इसी दौरान विनोद ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक 3 सितंबर को राकेश की उसके साथियों विनोद और शन्नी ने मिलकर हत्या कर दी थी और तीनों एक ही कमरे में रहते थे और किराए का कमरा खाली करने को लेकर विवाद हुआ था। शराब पीने के बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर राकेश की हत्या कर दी, लेकिन गिरफ्तारी के अगले ही दिन आरोपी विनोद ने भी लॉकअप में आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। हरियाणा में इस बार बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 6 सितंबर तक औसतन 373.9 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन अब तक 550.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 47% ज्यादा है और इस बार भारी बारिश ने
प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। घग्गर, मारकंड और यमुना जैसी नदियां और नहरें तूफान पर हैं और इसमें आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और इस बीच हिसार में एयरपोर्ट के नजदीक बनी राना माइनर भी टूट गई। हालांकि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीनों की मदद से पानी को एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने से रोक दिया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। वहीं सिरसा में भी घग्गर नदी का बांध एक और बार फिर टूट गया, जिसमें आसपास के खेतों में पानी भर गया और किसानों को भारी नुकसान हुआ। इन घटनाओं से साफ है कि बारिश थमने के बावजूद बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। इन मुश्किल हालातों के बीच सरकार और प्रशासन ने राहत कार्यों को तेज कर दिया है। हरियाणा सरकार पड़ोसी राज्यों की भी मदद कर रही है, जो खुद भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। कैथल जिला प्रशासन के समन्वय में भाजपा संगठन, समाजसेवी संस्थाओं और आमजन के सहयोग से एकत्रित की गई राहत सामग्री को फिरोजपुर और फाजिल्का के लिए रवाना किया गया। भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी ने ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना किया। इनके साथ भाजपा नेता अशोक गुर्जर, जिला प्रशासन की ओर से कई अधिकारी और अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।